हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज है जियोग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने 2-3 दिन पहले देखा है। आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों से ओनली जस्ट 100 डे मांगी है और 100 डे में आज है ये हमारा सेकेंड डे, सेकेंड अपॉन 100। याद रखना, अब हमारे पास ओनली 98 डे है। पूरा हमारा एसएसटी भी ख़त्म होगा और साथ में एसएसटी ख़त्म होने के साथ में उसकी रिवीजन भी होगी और रिवीजन के साथ इस तरीके से पढ़ाई होगा, इस तरीके से टेस्ट होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते हर चीज़ याद रहे। बशर्ते आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो मोटिवेशनल कोट शेयर करने के बाद मैं आप लोग को रेगुलर क्लास करूँगी। तो देखिए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। इसका मतलब ये है कि अगर दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है तो जितना हो सके उस बात करके ही ख़त्म कर दो लड़ाई को। और अगर मान लो कि उधर से अटैक होने वाला है तो एकदम तैयार रहो, क्योंकि युद्ध को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। ठीक है। और आप भारत के वासी हो, फेंको जहाँ तक भाला जाए। आप सबको पता है भारतीय में इतना क्षमता है कि वो एक पत्थर को भी उछालेंगे ना तो एकदम 11.2 स्पीड से भी बाहर चला जाएगा वो। ठीक है। तो चलिए, फ़िलहाल अभी हम पढ़ रहे एसएसटी और एसएसटी में हम पढ़ रहे चैप्टर 2, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। मैंने आप लोग को बस बोल दिया था कि नोट्स बना लो। कई बच्चों की कंप्लेन आई है कि नोट्स नहीं बना पाते हैं बिकॉज इतने सिंसियर हो नहीं पाते 10th क्लास में, है ना। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग के जीवन को बहुत आसान करने के लिए आई हूँ। ठीक है। काफ़ी आसान, एकदम मतलब छोटे से ट्रिक के साथ आप लोग को मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप याद करोगे पूरे चैप्टर का ओनली जस्ट 1 पेजर नोट्स। ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, वैसे पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा है चैप्टर 2 का जो नाम है वो है कि वन एवं वन्यजीव संसाधन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वन क्या होता है और वन्यजीव संसाधन क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि वन और जंगल में क्या डिफरेंस है। पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि वन और जंगल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगी ना तो आपको याद है अगर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, आप खुद बताने की स्थिति में होंगे कि वन और जंगल में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वन क्या होता है, वन्यजीव संसाधन क्या होता है ना, या फिर वन संसाधन क्या होता है। आप सबको पता है कि जब आदि मानव लोग रहते थे, हु हा लूला लूला करते घूमते रहते थे, उनके पास और कुछ नहीं था सिवाय वन के। वन में ही उपस्थित जो पत्थर होती थी उनसे खोद के वो लोग क्या करते थे, मतलब एक पत्थर और एक वन, उनकी पूरी जीवन की वही कहानी थी। जैसे एक मेढक का, एक क्या कहते हैं सो कुएं का मेढक बोलता है यही दुनिया है, उस तरीके से उनकी दुनिया वही थी। तो क्या उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी? आपको क्या लगता है बहुत मुश्किल से जीते थे वो? पता है, हम लोगों से ज़्यादा आसानी से जीते थे वो। बस खाओ, पेट भरा, सो जाओ, फिर दोबारा उठो, भूख लगा खा लो, है ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वन संसाधन क्या होता है। ठीक है, वन संसाधन क्या होता है। कह रहा है वे सभी वृक्ष, यहाँ वृक्ष होगा, बुक्ष नहीं, ठीक है, बांस, झोपड़ियाँ, घास तथा अन्य वनस्पतियाँ जो एक निर्धारित क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उसे हम वन संसाधन कहते हैं। अब ध्यान रखो मेरी, यहाँ क्या कह रहा है कि एक निर्धारित क्षेत्र में, मतलब ये क्षेत्र है जो निर्धारित हो चुका है। ठीक है, जैसे ये दिल्ली हुआ और ये यूपी हुआ और इसके बीच में ये क्षेत्र होगा, ये वन एरिया कहलाएगा और प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। मेरी बात सुन लो, मैं 2 बात बता रही हूँ आपको, एक तो निर्धारित क्षेत्र में और दूसरा प्राकृतिक रूप से। ठीक है, इन दोनों बात को आप पकड़ लो तो आपको अभी डिफरेंस पता चल जाएगा वन और जंगल में क्या होता है। कहीं भी जाके आप छोटे छोटे झाड़ियाँ लगा दोगे, कहीं भी जाके मतलब कुछ सालों के लिए कोई एक जगह को छोड़ दोगे जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ बिना काम के उगाएगी ना, वही जंगल होगा। लेकिन मान लीजिए वही अगर मैंने कह दिया कि एक निश्चित क्या होगा, निर्धारित क्षेत्र होगा और प्राकृतिक रूप से उगेगी, उसे हम वन कहेंगे, जिसका संरक्षण हम करते हैं। बिकॉज वन से हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है। कई बार जंगल बिना मतलब का भी होता है, जिसको काट देने में ही भलाई है, काट देना ही नहीं, काट देने में ही भलाई है। ठीक है, पेड़ छोड़ दो बड़े से और उसके बाद जो जंगल होता है, झाड़ियाँ होता है, उसको हटा ही दो। यानी कि क्या पता चला कि जंगल किसी काम का नहीं है लेकिन वन बहुत काम का होता है। ठीक है, सुन लीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं यार मैम, जंगल काम का नहीं है, जंगल में ही तो जड़ी बूटी मिलती है ना। हम गांव वाले जो है ना वो बोलते हैं जंगल वन एक ही है, लेकिन खैर अगर ध्यान देखा जाए ना तो वन और जंगल में बहुत डिफरेंस है, छोटी छोटी माइनर डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि वन संसाधन के महत्व क्या है। ठीक है, आप लोग को सेम इसी तरीके से नोट्स बनाना है कि वन संसाधन क्या होता है। अब यहाँ कह रहा है वन और वन्य जीव प्रकृति के अमूल्य देन है। भाई साहब,
प्रकृति जानते हो ना, गॉड, ठीक है ना, अमूल्य देन है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। बिकॉज आप सबको पता है कि अभी ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। गर्मी तो फील कर ही रहे होगे, अभी गर्मी में ही क्लास ले रही हूँ मैं, ठीक है। उसको कैप्चर करने में ना सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? वन का है, पौधे का है, ठीक है ना। और खैर मतलब नदियाँ भी जो होती हैं, समुद्र जो होते हैं, वो लोग भी वन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने आप एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन वन का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो वन संसाधन का कह रहा है कि महत्व क्या है। अब इसी को पढ़ के आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या करने में, पर्यावरण को संतुलित करने में, जलवायु नियंत्रित करने में, वर्षा होने में भी सहायक होती है। अब मैम कैसी बातें कर रहे हो, वर्षा होने में कैसे सहायक होगी? देखो जहाँ पे ना वन होती है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगा वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा तो इवेपोरेशन नाम की कोई चीज़ होती है, वो इवेपोरेशन होगी। और जहाँ इवेपोरेशन होगा वहाँ बारिश होगी, ठीक है ना, गोल गोल चक्र, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब ये अपरदन उर्वरता क्या होता है? देखिए मृदा अपरदन मतलब क्या हुआ, ये है थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड, लेकिन अपरदन का मतलब सीधा होता है टूटना। यानी कि जो मृदा मतलब भूमि, जो भूमि जमीन होती है ना, जो मिट्टी होती है, वो टूट के लैंडस्लाइड ना हो या फिर मतलब ढह ना जाए, उसको बचाती है। और साथ में मृदा को उर्वर रखती है कौन? वन। क्योंकि आप सबको पता है पत्तियाँ गिरेगी, ह्यूमस बनेगा, जहाँ ह्यूमस बनेगा वहाँ की मृदा क्या होगी, उर्वर होगी। उर्वर मतलब आसान भाषा में ज़िंदगी आसान करने के लिए बता दूँ, वह ज़मीन जहाँ पे फसल अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। कह रहा है नदियों झीलों का जल स्तर को बनाए रखने में भी हेल्प करती है। कैसे? इसके जो जड़ होते हैं बहुत दूर में फैलते हैं और ये मिट्टी की नमी को बना के रखते हैं, जिससे क्या होती है, नदियाँ झील जो होती है वो अपनी जीवित स्थिति में रह पाती है। अनेक प्रकार की वन उपज तथा लकड़ी भी प्रदान करती है। ये बात सबको पता है, चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है, कहाँ से आता है? हमारे घर से तो नहीं उगता, क्या पता हम छत पे उसको पाल रहे हो, नहीं, वो वन से ही आता है, ठीक है। वन्य जीवों का आवास स्थल होता है, वही तो अगर मान लो कि घर कभी ऐसा ज़िंदगी में ना हो, वन्य जीवों का यानी कि जितने जीव होते हैं ना, जितने भी जानवर होते हैं, आपके घर में रहेंगे आप, चलेगा नहीं चलेगा ना, उनका आवास क्या होता है, वन ही होता है। और आवास मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। औषधि देती है, रेजिन देती है, गोंद देती है, लाख देती है, शहद देती है, कंद मूल आदि प्रदान करती है। पर्यटन एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करते तथा रोजगार के साधन भी बनते हैं। मान लीजिए कहीं पे हम सफारी में घूमने जाते हैं, कहाँ किसी के घर में जाएंगे सफारी में घूमने? नहीं ना, कहाँ जाते हैं हम? वन में जाते हैं। वन्य जीव के जो संसाधन होते हैं उनको देखते हैं, जो वन जीव के जो मतलब वन्य के जो जीव होते हैं उनको देखते हैं। कई बार दुनिया से भी चल देते हैं वन में जाते जाते, है ना। कई घटनाएं ऐसी आई हैं, वो शेर के देखने गए, मतलब दो कपल थे, वो शेर को देखने गए थे, शेर ने उनको देख लिया, अब वो दुनिया को नहीं देख रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ वन के जो है ना टाइप्स दिया हुआ है कि कितने भाग में उसको बांटा गया है। आरक्षित वन क्या होता है, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के जो वन होते हैं ना उसको हम आरक्षित वन कहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी कि भारत सरकार ने जो मान्यता दे दिया है कि ये जो वन क्षेत्र है ना, ये हमारी आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित मतलब क्या, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, किसके द्वारा? किसी के भी द्वारा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल सेक्टर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आरक्षित वन कहेंगे। पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल तो आप लोग समझ ही रहे हो, पब्लिक गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट किसी एक कंपनी का हो गया, है ना, इंडिविजुअल मैं और आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संरक्षित वन, कह रहा है इन वनों में पेड़ों की कटाई पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे मान लीजिए कई वन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे पेड़ काटना मना होता है, वहाँ पे सिर्फ जाओ आप घूमो, छोटी छोटी चीज़ें आप ले सकते हो यूज करने के लिए, अगर लकड़ी गिरी हुई है सूखी तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके पेड़ को बिल्कुल नहीं काट सकते, उसको हम क्या कहते हैं? संरक्षित वन कहते हैं। पहला वन हो गया आरक्षित, दूसरा वन हो गया संरक्षित। आरक्षित जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर राष्ट्रीय महत्व के लिए आरक्षण दे दिया गया हो, और संरक्षित जिसके मतलब संसाधन को लेना एकदम मना ही हो, ठीक है ना। अवर्गीकृत वन, यहाँ अवर्गीकृत होगा बेटा, ठीक है, कृत, अवर्गीकृत वन। कह रहा है ये वन वे हैं जो सरकारी नियंत्रण में नहीं होते हैं। कहीं भी जाओ पेड़ काटो, लकड़ी काटो, जो अरे यार छोटा सा बगीचा समझो ना, आपके जो आम के पेड़ होते हैं, गांव में तो होता ही होगा, ठीक है, उसमें जो वन पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो आपका होता है ना, आप काट सकते हो जब मर्जी तब। गवर्नमेंट आके बोलेगा नहीं काटना है तुमको, मार दोगे आप, उड़ा दोगे उधर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि वनों की जो कटाई होते हैं ना उसके कारण क्या क्या होते हैं। आप सबको पता है कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए, खनन कार्य के लिए, ईंधन चारा लकड़ी की आवश्यकता के लिए, जनसंख्या की वृद्धि के लिए, अवैध कटाई एवं
वानिकी के लिए वानिकी है, ठीक है यार, कुछ भी लिख दे रहा है भाई सब, वानिकी है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या होते हैं। देखो, मृदा अपरदन होता है, बाढ़ की समस्याएं बढ़ती है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को संरक्षण करना होगा तो क्यों, कुछ उसका मतलब निगेटिव इम्पैक्ट होगा तभी तो हम संरक्षित करेंगे। मान लीजिए हमें शेर से बचना है, क्यों, क्योंकि हमें डर लग रहा है भाई साहब शेर हमें खा जाएगा, है ना। तो बस जो हम संरक्षित करेंगे, यानी कि संरक्षित करने के बाद जो लाभ देगा ना, उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वही उसका हानि होगा, ठीक है ना। दुष्परिणाम क्या होगा, तो वही वर्षा में कमी आ जाएगी, सूखा पड़ सकता है, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो सकता है। वो देखते हो ना अभी कई बार, मतलब हाथी और मैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मतलब नए नए ऐप लगाए हैं कि हाथी कहाँ कहाँ जाएगा पता चलेगा, इसीलिए मैन वहाँ से खाली हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उनकी आवास में हम घुस रहे हैं, हमारे आवास में वो नहीं घुस रहा है। हाथी हमारे घर में आके नहीं मार रहा है, बल्कि हम उनके घर में जा चुके हैं, जंगल में जाके अपना घर बना रहे हैं। वो तो आएंगे ही देखने, हमसे अलग जानवर कौन सा है यहाँ पे, है ना। वो तो दर्शन करने आएंगे ही, तो वो दर्शन करने आएंगे, फिर आपसे भिड़ जाएंगे, फिर आप कहोगे हमारे घर में घुस के मार दिया। गलत है, आप उसके घर में घुसे हो, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन एवं तापमान में वृद्धि। बेटा, जलवायु परिवर्तन सबसे पहले आपको बता दूं, वही जो हम अभी जो फील कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं। मतलब 30 to 35 ईयर आफ्टर ना, जो नेचर में यानी कि जो मौसम में डिफरेंसेस आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। और जो डिफरेंसेस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। बस इतना आप लोग अभी समझ लो। नेक्स्ट ये आने वाली है, उसमें मैं बता दूंगी कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ठीक है। कह रहा है जैव विविधता का ह्रास होता है। जैव विविधता किसे कहते हैं, हम लोगों ने इतना सुना है कि हमारे देश में ना बहुत सारे विविध प्रकृति के लोग भी रहते हैं, विविध खाना पीना है, विविध ड्रेसेस है, विविध संस्कृति है। तो उसी प्रकार से जो जैव यानी कि जो प्रकृति में, जो नेचर में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा अगर वन ना रहे तो, ठीक है। अब कह रहा है, देखिए एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले ही आपको अलग कर दिया। देखिए यहाँ कह रहा है भारत में जो वन का प्रतिशत है ना 21.71, देखिए है तो अभी तो बढ़ गया है, ठीक है। नई जो इकोनॉमिक सर्वे आई है ना, उसमें अलग बताया गया, लेकिन आप लोगों के लिए एनसीईआरटी ही ज़रूरी है। यानी कि जो आपका बुक है ना, उसके हिसाब से ही आप टिक मारोगे। तो वो क्या है हमारा 21.71% है ये तो, हाँ 21.71% है, ठीक है, 17 नहीं, यहाँ लिखा भी तो है यार, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। 71% है, ठीक है। कह रहे हैं वनों के संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वनों के संरक्षण ... के लिए जरूरी है। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन होगा पर्यावरण के संतुलन, आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 33% वन का जो लक्ष्य है ना, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। याद करो कौन से, नहीं आपको नहीं पढ़ाया मैंने, वो दूसरी बैच में, सॉरी, ठीक है। कह रहा है वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। याद रखने योग्य एक बात बताती हूँ, वन है तो जल है, जल है तो कल है, बिना पानी का चाहे नल हो या कुछ भी काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। पेड़ लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। ये छोटे छोटे कोट है, अगर आप लिखोगे ना उसमें आंसर में ऊपर लिख दोगे तो एकदम मज़ेदार नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते, थोड़ा सा समझाते चली जाती हूँ, आप समझते चले जाओ, ठीक है। कह रहे हैं वन के संरक्षण के उपाय क्या है, वही करो, वानिकी करो, पुनर्वनीकरण को बढ़ाया देने की, पेड़ लगाओ ना, ठीक है। सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। वानिकी मतलब वही खेती, वनों की खेती, ठीक है ना। पेड़ों के अवैध कटाई पर रोक लगाओ, ठोस कानून बनाओ, ईंधन और व्हीकल साधनों का, ये देखो व्हीकल लिखा हुआ है, ईवी, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना। व्हीकल मतलब क्या हुआ, साइकिल जो मतलब ऐसे जिसमें पर्यावरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, ठीक है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, ईंधन के, ठीक है ना। जन जागरूकता फैलाना तथा समुदाय की भागीदारी को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखिए कह रहा है वनों के कितने प्रकार होते हैं जलवायु के आधार पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहले मैं ये समझा देती हूँ वरना नाइंसाफ़ी होगा। देखो ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये क्या है 0 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये क्या है 30 डिग्री साउथ है। थोड़ी सी गौर करके देख लीजिएगा, एक आता है उष्णकटिबंधीय, एक आता है उपोष्णकटिबंधीय, और ऊपर से जो होगा वो ठंडी वाले। उष्ण मतलब क्या होता है पता चल रहा है, गर्मी, उसीन दलो रे भैया, बिल्कुल बिहारी अंदाज में, है ना, उसीन दलो, उसीन मतलब उष्ण। तो देखिए यहाँ के बीच में जो पाया जाएगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे, उष्ण कहेंगे। हम लोग कहाँ है, देखो ना, यहाँ भी भारत है तो इससे ऊपर, यानी कि बिहार कहाँ चला आया, बिहार
बाहर आ गया, ये ऊपर वाला जो भाग होगा यहाँ से लेकर 60 डिग्री के बीच में ये वाला भाग हो जाएगा उपोष्ण में। तो हम लोग कहाँ आ गए? उपोष्ण में। इसीलिए कहीं कहीं गोरे गोरे भी दिख जाते हैं। दक्षिण भारत के देखते हो ना, हीरोइन के अलावा सब काले हैं। यार कुछ भी बोल देती हो ना, मतलब फेयर लवली में नहा लेती होगी ना वो लोग, अलग बात है वो, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ करा देता भैया। हम लोग फिलहाल किस चीज़ में? उपोष्ण में। किस चीज़ में? उपोष्ण कटिबंध में। तो अब कह रहा है, तो आपको पता चल गया उष्ण क्या होता है ना, उपोष्ण क्या होता है। तो इसी प्रकार से 60 डिग्री नीचे भी तो उपोष्ण हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ, ये क्या हो जाएगा? हमारा उपोष्ण हो जाएगा। और ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक ये क्या हो जाएगा? हमारा उष्ण हो जाएगा। हालांकि जब आपको जियोग्राफी में बाद में पढ़ाऊंगी ना, तो इससे भी डीप पढ़ाऊंगी। ज़्यादा डीप अभी जाने की जरूरत नहीं, आप लोग मासूम बच्चे हो, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार मतलब क्या होता है? सदाबहार बारिश, सदाबहार नगमे गाना तो सुना ही होगा, इस समय तो आगे हो आप लोग। कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले एक हम इंडिया का प्यारा सा मैप बनाते हैं, प्यारा सा तो इस पर नहीं ही बन पाएगा, उंगली से कौन प्यारा बन पाता है भैया। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी बना इंडिया ही बना, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है, ये जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। ये वेस्टर्न कोस्ट पे क्या पाया जाता है बेटा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे एक जो 2-3 आइलैंड्स है ना, उसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, और इसके नीचे पाया जाता है लक्षद्वीप, ठीक है ना। और ये है अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे भी कौन सा पाया था? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और पूर्वोत्तर का क्षेत्र, जितना भी पूर्वोत्तर का क्षेत्र होता है ना, पूर्व उत्तर का क्षेत्र, इस टाइप से, जहाँ बारिश बढ़िया वाला होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जाती है टकराती है और यहाँ पे आके बारिश करती है, ठीक है ना। इसको ध्यान नहीं रखना है क्या टकराती है और क्या बारिश करती है, नहीं तो मेरे को पागल कर दोगे आप लोग, ठीक है। ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र होता है ना, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, यहाँ पे क्या पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। यहाँ कह रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब मौसम के अनुसार उसमें पत्ते झड़ जाए। आप लोगों ने गौर किया होगा, बिहार के जितने भी पेड़ होते हैं ना, एक मौसम ऐसा आता है जहाँ वो खोखला दिखते हैं, एकदम मुंडा बिना बाल का, यानी कि पत्ते पूरे क्या हो जाता है? झड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है बेटा? ये उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, कभी कभी उष्ण कटिबंध में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश यहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, झारखंड यहाँ है, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, आपने देखा होगा कैक्टस का पेड़, उसमें क्या होता है? कांटा ही कांटा पाए जाते हैं। कहाँ होगा ये? जहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। बारिश बहुत कम कहाँ होती है? राजस्थान वाले क्षेत्र में, गुजरात के शुष्क वाले क्षेत्र में, इससे ज़्यादा कहीं और होती है क्या? पर्वतीय वन तो भाई साहब आप सबको पता है, हिमालय हमारे यहाँ है, तो हिमालय के अलावा पर्वतीय वन और कहीं हो ही नहीं सकता। मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव एक प्रकार का ना पेड़ होता है, ठीक है, जिसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल के जो तटीय इलाका होता है ना, वहीं पर पाया जाता है, जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में है, गोदावरी कृष्णा डेल्टा में। अब देखिए थोड़ा सा ये समझिए, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे है गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। यहीं पे पाया जाता है क्या? हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पे ही पाया था अंडमान निकोबार। मैंग्रोव फॉरेस्ट ना तटीय रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और सच बताऊँ, मैंग्रोव मतलब, मैंग्रोव नाम से आपको क्या लग रहा है? कुछ झाड़ी वाड़ी नहीं, ये पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। ये मैंग्रोव वन के नाम से ही विकसित होते हैं। और वहाँ पे होता है ना जहाँ पे नदियों की दोआब हो, दलदली भूमियाँ हो, है ना, उन सब क्षेत्रों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो वन्य जीव संसाधन क्या होता है? कह रहा है वे सभी जीव जंतु जो वनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वन्य जीव संसाधन कहलाते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन्य जीव का महत्व क्या क्या होता है? उसी प्रकार से जिस प्रकार से वन का महत्व होता है। कह रहा है पर्यावरण को संतुलन करने में, जैव विविधता को बनाए रखने, वैज्ञानिक अनुसंधान में, शिक्षा एवं पर्यटन। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या? जंगलों में आके उसके पेड़ के बारे में पता करना, कौन सी थी, कौन सा, मतलब कार्बन डेटिंग, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है ना। कह रहा है कई वन्य जीव औषधियाँ तथा आर्थिक दृष्टिकोण से ये उपयोगी होते हैं। वन्य जीव के संरक्षण के कौन कौन से उपाय होते हैं? देखिए राष्ट्रीय उद्यान बना देना, अभयारण्य बना देना, ये सब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस लिख लेना और याद कर लेना है। वन्य जीव अभय क्षेत्रों की स्थापना करना है, शिकार पर प्रतिबंध कर देना, कठोर कानून बना देना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 का पालन करना है। 1972 में ना एक वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम आया था, जिसके थ्रू बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे। वह जैसे बाघ के संरक्षण के लिए, चीता के संरक्षण के लिए, हाथी के संरक्षण के लिए, जेब्रा के संरक्षण के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाए गए हैं, ठीक है ना। कह रहा है जन जागरूकता को बनाना और वन्य जीव के प्राकृतिक आवास की क्या कर देना? रक्षा करना। अब यहाँ कह रहा है कि भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे? तो काजीरंगा कहाँ है
असम में है। मानस भी कहाँ है? असम में ही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुजरात में। देखो याद करने की तरीका, ग से गुजरात और ग से गिर। पश्चिम बंगाल राजस्थान में क्या है? रणथंभौर। पता चल रहा है ना भाई साहब, राजस्थान, राजा रणभूमि में एकदम लड़ेगा। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन आप सबको पता है, अभी मैंने बताया, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बेटा? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में। सबसे ऊपर में हमारे क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है ना। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। पेरियार नाम से पता चला, केरल, पेरियार केरल, र दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से याद करो, क्योंकि जीवन आसान होता नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें, वन संसाधन क्या होते हैं, वनों के महत्व के लिखिए, वनों की कटाई के 2 कारण दीजिए, वही संरक्षण के उपाय बताइए, वन्यजीव के संरक्षण के 2 उपाय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को ये क्वेश्चन करना है और सिर्फ इसी पेज पर आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोग को करवाना चाहती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। बाघ परियोजना कह रहा है वन्य जीव संरक्षण के लिए बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि जो 20वीं शताब्दी के आरंभ से बाघों की जो अनुमानित संख्या है ना 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या को कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब बाघ के घटने का क्या हो सकता है? मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वन्य जीव अभयारण्य 1973 पर टिप्पणी कीजिए, तो ये सब लिखना है, ठीक है। बाघों की खाल का व्यापार होता था, उनकी हड्डियों के एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के लिए उपयोग किया जाता था। जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते आता है। यह देश में शिकार और चोरी कानून व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है। अब यहीं से लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में। बाघ संरक्षण एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाना ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जातियों को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यही याद रखना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कुछ यहाँ भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का, राजस्थान में एक और क्या था? रणथंभौर, यहाँ भी क्या है? सरिस्का। पशु विहार यानी कि सेंचुरी उसे कहा जाता है, ठीक है। और असम में क्या है? मानस, मैंने आपको पहले बता दिया। असम में कौन कौन से? काजीरंगा और मानस। और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए अब होता है आपका क्लास खत्म, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 पेज, एक क्लास में सिर्फ 2 पेज में नोट्स आप लोग के बने। आप लोग भी बनाओगे तो 1 से 2 पेज लगेंगे, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो रोने के चिल्लाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। फिर मुंह फाड़ते रहना, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो और डेली करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एकदम पढ़ाई करते रहिए एनर्जी के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मन हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।